इरशाद भट्टी साहब, आप बताइएगा, आपको क्या लगता है अमेरिका, इसराइल, ईरान, किसने क्या खोया क्या पाया? मैडम शेख, सबसे पहले तो सदर ट्रंप मतलब बाबा जी की बात करनी है। पूरी दुनिया के तज्जियों, तजर्बों और दिमागों की दही बनाकर रख दी बाबा जी ने, बल्कि चटनी बनाकर रख दी बाबा जी ने। बाबा जी करते कुछ हैं, कहते कुछ हैं, कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। खब्बी दिखाते हैं, सज्जी मार देते हैं, सज्जी दिखाते हैं, खब्बी मार देते हैं। अमन की बात करके जंग में कूद पड़ते हैं। जब ऐन जंग के शोले भड़क रहे होते हैं, अचानक आ जाते हैं, मुबारक हो, अमन हो गया, अमन हो गया। दूसरी बात मैडम शेख कि जंग बंदी हल्की फुल्की ये टूट फूट चलती रहेगी। ये ऐसा नहीं होगा कि बाबा जी कहेंगे और मुकम्मल जंग बंदी होगी। ये आपस में इनका चलता रहेगा। ईरान, इसराइल एक दूसरे पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो इंटेलिजेंस के हवाले से या इनडायरेक्ट हमला आवर रहेंगे। कशीदगी कम नहीं होगी, आहिस्ता आहिस्ता होगी। और रिजीम चेंज की ख्वाहिश बरकरार है। रिजीम चेंज की ख्वाहिश की तरफ एक दूसरे तरीके से या किसी दूसरे तरीके से जाया जाएगा, ईरान के अंदर या ईरान के बाहर से। आपने कहा क्या खोया क्या पाया। सबसे पहले तो मैडम शेख एक बार फिर अक़वाम मुत्तहिदा, सलामती कौंसिल, अरब लीग, OIC, मुस्लिम उम्मा को मुर्दा पाया मैंने। एक बार फिर मैंने मैडम शेख आलमी ज़मीर को मुनाफ़क़त में डूबा पाया मैंने। एक बार फिर मैंने मैडम शेख इस दुनिया में, इस जदीद दुनिया में, इस ग्लोबल विलेज में जिसकी लाठी उसकी भैंस का निज़ाम पाया मैंने। अब मैडम शेख अमेरिका साहब बहादुर हैं। अमेरिका साहब बहादुर को तो कुछ ना मिला इस हवाले से कि उनको आना पड़ा जंग में। दो फरीक अहम हैं इसमें, अमेरिका की एंड पे बात करते हैं। एक है ईरान और एक है इसराइल। एक तरफ एक अकेला ईरान था, दूसरी तरफ पूरी दुनिया थी। बहुत नुकसान हुआ, जैसे मेरे अभी दोस्तों ने कहा। फ़ौजी क़यादत उनकी शहीद हो गई। साइंसी जो बड़े साइंसदान थे 17 बताए जाते हैं, वो शहीद हुए। बमबारी से होने वाली तबाही और शहादतें भी हुई, लेकिन ज़्यादा नुकसान उसका हुआ अंदर से। और अंदर से मतलब कि उनका सबसे बड़ा जो इसमें फेलियर था वो इंटेलिजेंस फेलियर था। लेकिन ईरान खड़ा रहा मैडम शेख, डटा रहा, ना सरेंडर हुआ, अनकंडीशनल सरेंडर या सरेंडर, ना रिजीम चेंज हुआ, ना अंदरूनी बगावत हुई, ना ईरान का मिसाइल प्रोग्राम तबाह हुआ, ना ईरान की दिफाई और मज़ामती कुव्वत तबाह हुई। ईरान का के न्यूक्लियर प्रोग्राम का मुकम्मल ख़ात्मा नहीं हो सका। जितने जोगा ईरान था इससे बेहतर परफॉर्मेंस दी, कम अज़ कम मेरी तवक्को से उसकी परफॉर्मेंस बेहतर थी। तो इसमें जो कुछ भी पाया है वो ईरान ने पाया है, इतना नुकसान करने के बावजूद, इतना नुकसान होने के बावजूद। इसराइल को कुछ नहीं मिला। आयरन डोम, एरो 3, डेविड स्लिंग सब दिफाई असार उसके टूटे। इसराइल घबराया भी, इसराइल में खौफ व हिरास भी रहा। इसराइल ने भी तबाही का जायका चखा, इसराइल ने भी मिसाइलों का जायका चखा। इसराइल की ये कितनी बड़ी नाकामी थी कि वो अमेरिका को ले आया इस जंग में तरले मिन्नत करके। इसका मतलब इसराइल नाकाम हो गया था। इसराइल के पास मैडम शेख सब कुछ था। ईरान के अंदर हर सतह पर एजेंट और गद्दार मौजूद थे। मोसाद था, रा थी, जदीद टेक्नोलॉजी थी, जदीद जंगी साजो सामान था, जदीद जंगी तैयारे थे, पूरी दुनिया साथ थी। फिर भी कुछ हासिल ना हुआ। भरम टूटा है इसराइल का। जहाँ तक बाबा जी की बात है, बाबा जी अल्हम्दुलिल्लाह एक बार फिर ट्रैक पे हैं कि अमन का यानी अमन का जो नोबेल प्राइज़ है मुझे मिलना चाहिए। अब जो पाकिस्तान में है, बाबा जी का आप हालत देखें बाबा जी की, कि बाबा जी ने हम सारों को कंफ्यूज कर दिया है। कल आप मुजम्मते कर रहे थे कि इसको अमन के नोबेल प्राइज़ के लिए आपने नामजद किया है। आज बाबा जी का हम उंगलियां दबा के बैठे हैं कि बाबा जी ने जंग बंद करा दी है। तो अब तो अद्धा पूरा नहीं तो शरीक नोबेल प्राइज़ तो इनको शामिल किया जाए इनको साथ। अच्छा। तो मैडम शेख बाबा जी की लेकिन बाबा जी का भी भरम टूटा है थोड़ा सा भट्टी साहब, या नहीं? नहीं, बाबा जी का भरम नहीं टूटा। बाबा जी ने जो कुछ करना था वो अल्हम्दुलिल्लाह किया। बाबा जी ने तो अपनी कांग्रेस, अपनी कौम, किसी को कोई खाते में नहीं लिखा।
वो 6 बंदे थे जिनको एतमाद में लिया और जहाज। अच्छा, मैं एक चीज़ और यहाँ पर करना चाहती हूँ। अब ये जो हम इनका जो जौहरी प्रोग्राम, एक तो हमने हदफ देख लिया ना, रिजीम चेंज नहीं हासिल हुआ, वो तो बड़ा ऑब्वियस है, लेकिन जौहरी प्रोग्राम से मुतल्लिक भी अभी इबहाम पाया जाता है, क्योंकि जो 3 टारगेट्स हैं जो अमेरिका ने जिनको निशाना बनाया, उसमें से बड़े पैमाने पर जो यूरेनियम है उसको मुंतकिल कर दिया गया है। ये ईरान का दावा है। और फिर उस दावे के अंदर मजीद बात ये भी बढ़ती है कि जी जो अमरीकी हैं वो इस बात का इतराफ़ करते हैं कि उनको नहीं पता कि वो जो यूरेनियम था जो ईरान के पास था वो कहाँ पर है, वो वहाँ पर था भी या नहीं, क्योंकि उस तरह रेडिएशन तो नहीं थी जो साइट्स हिट की गई। एजाज सैयद साहब, आप बताइएगा क्या राय है अमरीका, ईरान, इसराइल और फिर बाकी दुनिया में जो मुख्तलिफ किरदार, सबको एनालाइज। अलीना, सबसे पहली बात तो ये है कि ईरान के ऊपर गुज़िश्ता 40 साल से पाबंदियां हैं। ये एक रिकॉर्ड की चीज है। वो क्यों है, कैसे है, उनका बैकग्राउंड क्या है, ये टोटल अलग बहस है, लेकिन ये एक फैक्ट है कि ईरान पाबंदियों के एक तवील दौर से गुजर रहा है। ईरान को किसी मुल्क के साथ तिजारत की इजाजत नहीं है। ईरान अपनी जो इकोनॉमिक सरगर्मियां हैं वो आज़ादी से नहीं कर सकता। बहुत सारे माशी मसाइल हैं जिसका ईरान को सामना है। दूसरी तरफ इसराइल था, जो एक ऐसा मुल्क था जो कि दुनिया की सबसे ताकतवर कुव्वत अमेरिका के साथ हैंड इन ग्लव था। तो ये 2 कुव्वतें थी, एक इसराइल और अमेरिका और दूसरा था ईरान। हमने देखा कि इसराइल ने अटैक किया 13 जून को। उस वक्त ये अटैक हुआ जब 2 रोज बाद मुज़ाकरात होने थे इसराइल के एटमी प्रोग्राम के ऊपर, ईरान के एटमी प्रोग्राम के ऊपर। और फिर हमने ये भी देखा कि इसराइल ने 2 तरह के अटैक किए, एक तो मिसाइल अटैक किए, दूसरा इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए, टारगेट किलिंग की। और ईरान की मिलिट्री और न्यूक्लियर जो साइंटिस्ट की जो लीडरशिप थी उनको सफाई हस्ती से मिटाया। और ईरान के अंदर ऐसी जगहों पे स्ट्राइक्स भी की जिससे नुकसान हुआ ईरान को। लेकिन एट द सेम टाइम मेरा ये ख्याल है कि इसमें अगर आप बिल्कुल गैर जानबदार होकर बात करें तो मुझे लगता है कि ये फतह जो है वो ईरान की हुई है, कि ईरान अपने आप को बचा गया है इस इतने बड़े तूफान से। और अपने आप को जो ईरान ने बचाया है वो इज्जत के साथ बचाया है, क्योंकि इतनी बड़ी ताकत होने के साथ साथ इन दोनों ताकतों के ऐलानात क्या थे, बात क्या थी। वो ये कहते थे कि हम ईरान का जो न्यूक्लियर सिस्टम है या न्यूक्लियर इनके प्रोग्राम है उसको बिल्कुल सफाई हस्ती से मिटा देंगे। एजेंडा नंबर 1। एजेंडा नंबर 2 जो कि अनाउंस था कि हम रिजीम चेंज करेंगे। एजेंडा नंबर 1 के बारे में क्लियर कट IAEA के सरबराह ने बता दिया कि देखिए कि जो स्ट्राइक्स आपने की हैं उससे ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसके टनल्स को इंटरनल साइड पे नुकसान पहुंचा है, वो नुकसान उसको नहीं हुआ। दूसरी, रिजीम चेंज ये नहीं कर सके। तो मेरा ये ख्याल है कि कमजोर मुल्क का दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के साथ नबर्द आजमा हो जाना, जवाब भी देना अपनी सकत के मुताबिक, तो मैं जाती तौर पे ये समझता हूं कि ईरान ने गेन किया है इसमें पॉलिटिकली। और सबसे अहम बात ये कि मुस्लिम दुनिया की जो स्ट्रीट पावर है, हमें अच्छा लगे या बुरा लगे, हम पसंद करें या ना करें, मुस्लिम दुनिया की स्ट्रीट पावर में ईरान का कद काठ बड़ा है। और मेरा ये ख्याल है कि ईरान के अंदर जो रिजीम इनकी कमजोर हो रही थी, ईरान के अंदर मुख्तलिफ आपको पता तरीके चल रही थी जंग की, जिंदगी की, तो ये जो सारी तरीके हैं वो पीछे चली गई हैं। और ईरान की जो मजहबी रिजीम है वो दोबारा मेरे ख्याल में मजबूत हो गई है। अगर ये अटैक ना करते, अगर ईरान रूटीन में रहता, तो शायद ईरान की रिजीम अपने इंटरनल वजूहात की वजह से शायद उसको कुछ चैलेंजेस हो सकते थे। ये अटैक करके इन्होंने ईरान को भी मजबूत कर दिया है। ठीक है, ईरान की रिजीम। लेट्स कम टू ईरान, लेट्स कम टू अमेरिका एंड इसराइल नाउ। अमेरिका और इसराइल को कैसे एनालाइज करेंगे? मेरा ये ख्याल है कि देखिए इसराइल ने ये जो अटैक किया, इसराइल के अंदर भी अपना पॉलिटिकल एक इंस्टेबिलिटी थी और वो वजह नंबर 1 थी नेतन्याहू की ईरान के ऊपर अटैक करने की। मेरा ये ख्याल है कि
अब डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका के अंदर से भी बहुत बड़े चैलेंजेस का सामना करने पड़ेगा अमेरिकी सदर को, क्योंकि अमेरिकी सदर ने जो अटैक ईरान के ऊपर किए हैं वो अटैक अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन में किए हैं। अमेरिकी जो पार्लियामेंट है, अमेरिकी कांग्रेस है, उससे मंजूरी नहीं ली गई। और आप अगले 3-4 दिनों में, अगले 5-10 दिनों में आप देखेंगे कि 3-4 जो बड़ी कमेटियां हैं अमेरिकी कांग्रेस की, उसमें अमेरिकी सदर को, अमेरिकी मौजूदा जो हुकूमत है उसको बड़े चैलेंजेस का सामना होगा। एक आर्म्ड सर्विसेज कमेटी है अमेरिका की जिसकी मीटिंग अभी शेड्यूल हो गई है, दूसरी उनकी इंटेलिजेंस कमेटी है कांग्रेस की, उसकी मीटिंग शेड्यूल होगी, और तीसरी उनकी फॉरेन अफेयर्स कमेटी है अमेरिका की जिसकी मीटिंग शेड्यूल हो गई है। ये तमाम मीटिंग्स में मेरा ये ख्याल है कि अमेरिकी गवर्नमेंट को बड़ा नुकसान होगा, और उधर नेतन्याहू के लिए भी इंटरनली मेरे ख्याल में चैलेंजेस बढ़ेंगे। ईरान ने इंटरनली गेन किया है बनिस्बत के इन दोनों मुल्कों के। ओके और सबसे मैं यही पूछ रही हूँ, और आपकी क्योंकि ये राय है कि इंटरनली ट्रंप ने बहुत ज़्यादा कुछ लूज़ किया है, तो क्या एक्सटर्नली भी आप समझते हैं कि उनकी साख मुतासर हुई है या नहीं? तो मेरा ये ख्याल है कि एक्सटर्नली भी साख मुतासर हुई है। एक्सटर्नली साख इस तरह से मुतासर हुई है कि जब अमेरिकी सदर ने बोल के ये कहा कि ईरान नील डाउन करे, उसे कोई शराइत नहीं होंगी, बगैर किसी शर्त के हम तबाह कर देंगे ईरान को, हम इनकी जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज है इनको बिल्कुल खत्म कर देंगे। और वो चीजें जब नहीं हुई तो आलमी सतह पर भी अब जो अमेरिकी सदर है डोनाल्ड ट्रंप, ज़ाहिर अमेरिका की कुव्वत है वो रेलिवेंट तो रहेंगे, लेकिन मेरे ख्याल में कि अब बाकी कुव्वतें, यूरोप जो है वो ज्यादा उभर के सामने आएगा। और यूरोप में आप देख लीजिए जर्मनी और फ्रांस बहुत ज्यादा इंटरनेशनल अफेयर्स में तवज्जो हासिल कर रहे हैं। चीन तो ज़ाहिर है, एक चीन और रशिया का तो एक अपना रोल है ही है, लेकिन अब अमेरिका के मुकाबले में पॉलिटिकली ज्यादा वेट होगा यूरोप का देन अमेरिकन प्रेसिडेंट। ऑल्सो अगर एक मुल्क का सरबरा इस तरह से एक बात करता है लेकिन करता दूसरी बात है, और फिर मुज़ाकरात की टेबल या सिफारतकारी जब हो रही होती है तो उसमें इस तरह जंग में कूद पड़ता है,